चलिए अब चलते हैं इंटीजर पे। इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक वे संख्याएं होती है, हमने आपको बताया था कि जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q जो होता है वो 1 के बराबर होता है, जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। 2 को 2/1 लिखेंगे तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये 2 ही रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि q बराबर 1 हो रहना चाहिए। अगर q के बराबर 2 रख दे मान लीजिए तो ये हो जाएगा 2/2 और इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ये पहले जैसी नहीं रह जाएगी। और गणित में ऐसा कोई नियम नहीं है, गणित में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, किसी को कम ज्यादा अपने मन से नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती है, वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q कैसा होना चाहिए, तो q 1 के बराबर होना चाहिए। अब पूर्णांक संख्याओं को भी अलग अलग नाम से कई प्रकार में बांट लिया गया है। आप देख लीजिए, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक संख्या होती है 0, उसको अलग से इन्होंने लिख दिया, ऋणात्मक पूर्णांक, सम संख्या और विषम संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? धनात्मक पूर्णांक मतलब जिस संख्या के पीछे धन का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह लगा हो, जैसे +2, +3, +4, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, या +1/2, +1/3, +1/4, ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? ये सारी संख्याएं धनात्मक संख्याएं हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई संख्या बिना चिन्ह के लिखी हुई है, बिना किसी साइन के लिखा हुआ है, तो उसको भी हम हमेशा पॉजिटिव ही मानते हैं। जैसे केवल 3 लिखा है कहीं पर, तो आप ये नहीं कि इसको -3 कर देंगे, ये हमेशा +3 ही रहेगा। अब आते हैं अगली संख्या, ऋणात्मक संख्या। ये तो आप समझ ही गए होंगे, जिन संख्याओं के पीछे ऋण यानी माइनस का चिन्ह लगा होता है वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? ऋणात्मक संख्याएं। 0 ना तो धनात्मक संख्या होती है और ना ही ऋणात्मक संख्या होती है। 0 एक उदासीन नंबर होता है। आगे आइए, ये है सम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। आप में से सभी लोग जानते हैं कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाती है। सम संख्याएं 2 से कट जाए, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए। जैसे मान लीजिए 6 को अगर हम 2 से काटेंगे तो ये कट गया 3। 18 है, 18 को 2 से काटेंगे ये आया 9, कट गया। ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं या 2 से कट जाएं वो कहलाती हैं सम संख्या। और ठीक इसी का उल्टा, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि 0 कैसी संख्या होती है? 0 सम संख्या होती है कि विषम संख्या होती है? तो इसका उत्तर आप आसानी से दे लेंगे। हमने बताया कि जो संख्या 2 से कट जाए, यानी 0 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 सम संख्या है। लेकिन 0 तो किसी भी नंबर से कट सकता है। 0 3 से भी कट सकता है, 0 5 से भी कट सकता है, 0 7 से भी कट सकता है। तो हमने कहा कि वे संख्याएं ही सम संख्या होंगी जो 2 से कटेंगी। 2 के अलावा चाहे जिससे कटे हमसे नहीं मतलब है। तो 2 से हमारा 0 कट रहा है तो हम कहेंगे कि 0 कैसी संख्या है? सम संख्या है। अब आते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्याओं को भी हमने 3 टाइप में बांट लिया। पहली वो संख्याएं जिनका नाम हमने रखा अभाज्य संख्या। दूसरी वे संख्याएं, पहली अभाज्य संख्या, दूसरी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। बीच में हमने एक नंबर ले लिया जिसका नाम है 1 भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती है या भाज्य संख्या होती है, ये अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है कि कंपोजिट नंबर होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं तो हमने यहाँ पर नीचे देखिए लिख दिया है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो, जिनके 2 फैक्टर हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। और वो 2 फैक्टर क्या होने चाहिए? एक तो 1 होना चाहिए, एक तो स्वयं वो संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 5, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 तो 1 से कटेगा ही कटेगा, और दूसरे आइए किसी न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 4 से कटेगा, अपने से कट जाएगा, यानी 1 और 5।
तो क्या कहेंगे आप, 5 का गुणनखंड कितना है, 1 और 5। 7 का गुणनखंड कितना है, तो 1 और 7। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। फिर से सुनिए, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। वो 2 गुणनखंड कौन से होंगे, पहला तो 1 होगा और दूसरा वो संख्या स्वयं होगी। ये हो गया अभाज्य संख्याएं। अब आते हैं एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक को हम कहते हैं कि यूनिवर्सल फैक्टर, यानी सार्वत्रिक गुणनखंड है। ये सभी संख्याओं का गुणनखंड है, एक सार्वत्रिक गुणनखंड या यूनिवर्सल फैक्टर। एक न तो अभाज्य में आता है ना ही भाज्य में आता है। अब आइए भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी जैसे 6 है, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 1 तो होगा ही होगा क्योंकि ये सार्वत्रिक गुणनखंड है। उसके बाद ये 2 से भी कट जाएगा, उसके बाद ये 3 से भी कट जाएगा और 6 स्वयं से कट जाएगा ही। तो इसके कितने हो गए, 4 गुणनखंड हो गए। यानी 1 2 से अधिक गुणनखंड है तो सारी संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य तो भाज्य संख्या है। एक उदाहरण और लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए अगर हमको देखना हो 23 क्या है, भाज्य है क्या भाज्य है, 23 क्या है, भाज्य है क्या भाज्य है। तो आप इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 23, 1 तो सबका होता है, 1 हमने लिख लिया। उसके बाद ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, न 2 से, न 3 से, न 4 से, न 5 से, तो हम लिखेंगे 1, 23। अब देखिए इसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड है। हमने क्या लिखा था कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। तो 23 हमारा हो गया अभाज्य संख्या। लेकिन अगर यहीं पर हम 24 ले लें तब देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा। ऐसे देखिए तो 1 से बहुत सारे अधिक गुणनखंड इसके हो रहे हैं। तो ये कैसे नंबर्स हैं, ये है भाज्य संख्याएं। अब एक छोटी सी लिस्ट, आप अगर सवालों में बहुत बार पूछा जाता है कि अक्सर छोटे क्लास के सवालों में देखिए तो आपसे कहेगा कि 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या 1 से लेकर के 100 तक में कितनी सम संख्याएं आती हैं, कितने विषम संख्याएं आती हैं, या कितने भाज्य संख्याएं आती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 से 25 तक के बीच में टोटल 9 अभाज्य संख्या आएगी। 1 से 25 तक के बीच में टोटल 9 अभाज्य संख्या आएगी। आप चाहिए तो गिन लीजिएगा। फिर 26 से 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं आएंगी। 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं। तो आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में टोटल 9, 6, 15, 10, 25 अभाज्य संख्याएं आएंगी। ये अब एक चीज और देखिए, अभाज्य संख्याओं को हम गिनेंगे कैसे, देखिए 1 का भी केवल 1 गुणनखंड, 2 भी केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या। 3 ये भी अभाज्य संख्या। 4 देखिए 4 नहीं होगा क्योंकि 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, तो इसके 2 से अधिक हो गए तो 4 भाज्य संख्या हो गई। फिर 5, फिर 7, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक देखिए ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप कहेंगे इस सीरीज में देखिए हमने अभाज्य संख्या निकालना शुरू कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर एक को हम गिनते नहीं क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे, न तो ये भाज्य संख्या में आती है न तो अभाज्य संख्या में। इसे तो यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है। तो 1 तो सब में रहता है, कॉमन नंबर है, तो उसके बाद किसका नंबर आ रहा है, 2। तो हम 2 को कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 क्या है, 2 एक सम संख्या भी है, 2 से काट दीजिए तो 1 आ गया, 2 से कट गया। तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ये बहुत बार पूछा गया है, आपके बहुत अक्सर आपने ये क्वेश्चन सुना होगा कि लोग पूछ लेते हैं बताओ भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए हमने बता भी दिया कैसे, तो 2 क्या हो गई, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तब आप क्या उत्तर देंगे, तब फिर आप ऐसे करेंगे, देखिए 1 करेंगे, भाज्य संख्या 1 है नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। 2 है नहीं है क्योंकि 2 1 से कटे, देखिए 1 नहीं है।
2 नहीं है, 3 भी नहीं है क्योंकि ये केवल 1 और 3 से कटेगा, 4 है कि नहीं है, 1 2 4, 1 2 4, तो 4 क्या हो गई भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या इसको भी सम संख्या आप कह सकते हैं। तो हमारा 4 निकल के आ गया, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। तो 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होगी 2, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या होगी 4। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर हमने कहा कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं। तो 1 का सिर्फ 1 फैक्टर यानी 1 गुणनखंड होगा, 1 केवल 1 से कटेगा, 2 के 2 गुणनखंड होंगे, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 के भी केवल 2 गुणनखंड होंगे, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। लेकिन जैसे 4 पर आते हैं, देखिए ये 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और 4 स्वयं से भी कटेगा। तो यानी ये इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो सर ये कैसी संख्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई। तो हमने कह दिया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई, 4 हो गई। तो हमने जान लिया भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 1 के बारे में जान लिया। अब आते हैं सह अभाज्य संख्या, जो कि ये शायद लास्ट टॉपिक है। तो सह अभाज्य संख्या के बारे में आप देखिए, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा, पेयर, ऐसी 2 संख्याओं का पेयर जिनका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो। फिर से सुनिएगा कि ऐसे दो नंबर का पेयर, ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो, वो क्या कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 5 और 7, उदाहरण के लिए 5 और 7, अगर हम 5 और 7 का महत्तम निकालेंगे तो एचसीएफ यानी महत्तम इसका आएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि 5 और 7 दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या, अंग्रेजी में को प्राइम नंबर। जैसे 7 13, 7 और 13 में भाग दीजिए तो इसका भी महत्तम क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी दोनों कैसे हैं, तो ये क्या है, यह सह अभाज्य संख्या है यानी को प्राइम नंबर है। तो ये तो थी संख्या पद्धति की छोटी छोटी बेसिक बातें। हमने क्या जाना, हमने सभी नंबरों को उनके गुण के हिसाब से, उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से अलग अलग नाम में बांट दिया और सबकी प्रॉपर्टीज हमने जान लिया। जैसे धन वाली संख्या को धनात्मक पूर्णांक बोल दिया, ऋण वाली संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक बोल दिया, जो 2 से कट गया वो सम संख्या, जो 2 से नहीं कटा वो विषम संख्या, जिनके 2 गुणनखंड हैं वो क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं वो भाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या देखिए, ऐसे 2 नंबर के जोड़े यानी ऐसे 2 संख्याओं के जोड़े जिनका महत्तम 1 हो, वो क्या कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्या। अब हम आगे की क्लास में ये जानेंगे, ये तो हमने संख्या पद्धति पढ़ ली, अब हम आगे की क्लास में शुरुआत करेंगे कि संख्या रेखा पर संख्या को कैसे प्रदर्शित किया जाता है।